मेरी 28 साल की विधवा बहन ने मेरी तरफ एक खाली लिफाफा बढ़ा दिया था और कहने लगी, सार्थक, यह तुम्हारे लिए है। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि आजकल हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। हमें तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। कल रात ही सिर्फ मेरी बहन के 8 साल के बेटे रेयान को ही खाना मिला था। हमने तो खाली पेट ही रात बिताई थी। ऐसे में मेरे लिए तोहफा हैरान कर देने वाला था। मैं सोच में पड़ गया था कि मुझे यह लिफाफा थाम लेना चाहिए या नहीं। मुझे सोच में डूबा हुआ देखकर मेरी बहन बोली, सार्थक, ये लिफाफा तुम ले लो। मैंने लिफाफा पकड़ लिया और उसे जल्दी से खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। मैंने बोला, दीदी, यह क्या है? मेरी बहन कहने लगी, सार्थक, ये पैसे मैं सोने के जेवर बेचकर लाई हूँ। यह पूरे 8 लाख है। मैंने बोला, दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? आपका पति इस दुनिया से चला गया है। अब यह आपका सामान था। आपने जेवरात क्यों बेच दिए? कल को आपकी बहू के काम आ जाता। दीदी बोली, सार्थक, हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है और तुम्हें मेरे बेटे के भविष्य की पड़ी है। तुम ऐसा करो, उन पैसों से टैक्सी खरीद लो। कम से कम थोड़ा बहुत तो कमाने लगोगे ना। मैंने वह पैसे दीदी के तरफ बढ़ा दिए थे और बोला कि आप इन पैसों को वापस करके अपने जेवरात वापस ले लो। मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। दीदी रोने लगी और बोली, मुझे मम्मी के घर आए हुए 1.5 साल हो गए हैं। इस 1.5 साल में तुमने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर तुम नाकाम रहे हो। अब तो मोहल्ले वालों ने भी हमें कर्ज देना भी बंद कर दिया है। मुझे ये फिक्र है कि मेरा बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं उसे अनाथ भरा बचपन नहीं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसे कोई परेशानी ना हो। बता दो, अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लेती हूँ। दीदी की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मैंने बोला, दीदी, आप यह सब क्या कह रही हो? मेरे होते हुए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। दीदी ने पैसे मेरी तरफ बढ़ा दिए थे और बोली, फिर यह ले लो। ना चाहते हुए भी मैंने वह पैसे ले लिए थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल आया था। मैं बेबस था। मैं कैसा भाई था कि अपनी बहन को कुछ देने के बजाय उससे ही ले रहा था। मैं सारी रात घर नहीं गया था। सड़क किनारे बैठा रहा और रोता रहा था, इस उम्मीद पर कि शायद मेरे दिल का बोझ कम हो जाए। मगर गुजरते वक्त के साथ साथ मैं ज्यादा उदास होता गया था। सुबह घर लौटा तो दीदी बड़ी फिक्रमंदी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, सार्थक, तुम रात भर कहाँ थे? मैंने बहाना बना दिया कि दूसरों के साथ मिलकर राय मशवरा कर रहा था। उन पैसों को किस काम में लगाना चाहिए। दीदी कहने लगी, तुम उस बात की फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम किया हुआ है। आज तुम पड़ोसी नीरव अंकल के साथ जाना, वह तुम्हें टैक्सी दिलवा देंगे। मैंने सर हिला दिया और फिर 10 बजे घर से निकल गया। दीदी ने नीरव अंकल से मुझे कम पैसों में सेकेंड हैंड टैक्सी दिलवा दी थी। वह टैक्सी देखने में काफी अच्छी लगती थी। मैं बहुत खुश हो गया था कि अब सवारियां धड़ाधड़ मेरी गाड़ी में सवार हुआ करेंगे और घर की हालात अच्छी हो जाएगी। नीरव अंकल मुझे अड्डे पर छोड़ आए थे जहां से लोग टैक्सी बुक करवाते थे। जाने से पहले नीरव अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आगे की किस्मत तेरी है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुआ था क्योंकि अब तो सब कुछ मेरे ही हाथ में था। मुझे यकीन था कि बहुत जल्दी मेरी कमाई शुरू हो जाएगी। मैं अड्डे पर सवारी के इंतजार में खड़ा था, तभी एक तोंद वाला काला आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। कहने लगा, टैक्सी वाले भाई, यहाँ पर नए लगते हो? तो मैंने जल्दी से सर हिलाया और बोला, जी जी, आज पहले ही दिन काम पर आया हूँ, लेकिन आप इस बारे में ना सोचो, मैं गाड़ी चलाने में माहिर हूँ। उस आदमी के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगा, तुम नए हो इसलिए तुम्हारी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ। मेरा अड्डा है, यहाँ पर तो परिंदा भी मेरे परमिशन के बगैर पर नहीं मारता। फिर तुम यहाँ से जल्दी गायब हो जाओ, नहीं तो तुम्हें इस अड्डे का हफ्ता देना पड़ेगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था और झट से बोला, भाई साहब, मेरे पास तो घर की दाल रोटी चलाने के भी पैसे नहीं है। यह गाड़ी भी बहन के जेवर बेचकर खरीदी है और आप मुझसे पैसों की उम्मीद कर रहे हो। मुझ पर एहसान करो, मुझे यहाँ पर गाड़ी चलाने की परमिशन दे दो। उस आदमी ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगा, पैसे नहीं है तो यहाँ खड़े होने की परमिशन नहीं है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ,
नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का वह हाल करूंगा कि उम्र भर रोते फिरोगे। वह आदमी शक्ल से ही अजीब लगता था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी कोई भी बात और कोई भी मजबूरी उसके दिल पर असर नहीं करने वाली थी। इसलिए मैं मजबूर होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा था। अब मैं सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया था, इस उम्मीद पर कि शायद मुझे कोई सवारी मिल जाएगी। मगर सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई सवारी नहीं मिली थी। अब दिल घबराने लगा था कि खाली हाथ घर कैसे वापस जाऊंगा। इसलिए मैं सड़कों पर गाड़ी यहाँ वहाँ भगाने लगा था कि शायद किसी की नज़र मुझ पर पड़ जाए। मगर मैं नाकाम रहा और रात के 11 बजे मैं खाली हाथ घर वापस आ गया था। मेरी बहन ने मुझे देखा तो खुशी खुशी मेरे पास भागकर चली आई और कहने लगी, आज कितने पैसे कमा कर आ रहे हो। मैंने कंधे उचका दिए थे। मैंने बोला, दीदी आज तो कमाई नहीं हो सकी, ग्राहक और सवारियां इतनी जल्दी नहीं मिलती। दीदी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान ने हमें गाड़ी खरीदने की औकात दी है, आगे भी हमारी मदद करेगा। मैं मुस्कुरा दिया था और कमरे में जाने लगा तो दीदी ने कहा, आओ आकर खाना खा लो। मैंने बोला, दीदी घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तो आज खाना कैसे बन गया। दीदी मुस्कुराकर कहने लगी, मोहल्ले में भंडारा बट रही थी, उन्होंने ही पकवान भेजे हैं, हमने तो पेट भर खाया है और तुम्हारे लिए भी रखा है। यह बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं सारे दिन का भूखा था, इसलिए खाने का सुनकर खुश हो गया था। मैंने भी जी भरकर खाना खाया था, इसलिए रात को आराम से नींद आई थी। सुबह उठकर फिर से मैं सवारी की तलाश में सड़कों पर घूमता रह गया था। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि टैक्सी होने के बावजूद सवारी मिलना इतना मुश्किल काम है। और दूसरे दिन भी मैं खाली हाथ घर लौट आया था। फिर यह सिलसिला रोज का ही हो गया था। पूरे 10 दिन मैं यूं ही घर से निकलता और खाली हाथ लौट आता था। अब तो दीदी भी परेशान रहने लगी थी। उन्हें तो यही लगता था जैसे ही टैक्सी खरीद ली जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अब कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। यूं ही थोड़े दिन बीत गए थे। मैं शॉपिंग मॉल के बाहर अपनी टैक्सी लेकर खड़ा हो गया था, शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए। तब मेरे सामने एक आदमी आ गया था। वह कहने लगा, मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ। मैं हामी भर दी तो वह मेरे गाड़ी में सवार हो गया था। मैं मुस्कुराकर बोला कि आप मेरी टैक्सी के पहले सवारी हो। उसने कहा कि क्या तुमने आज ही टैक्सी चलाना शुरू की है। तो मैंने ना में सर हिला दिया और बोला कि पिछले 10 दिनों से सवारी की तलाश में फिर रहा हूँ, लेकिन अब तक नाकाम रहा। तो आदमी कहने लगा, यूं सड़कों पर फिरते रहोगे तो सवारी नहीं मिलेगी, तुम्हें किसी अड्डे पर खड़ा होना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, अड्डे पर खड़ी होने की परमिशन नहीं है। वह कहने लगा कि मैं भी एक अड्डे का मालिक हूँ, मैं तुम्हें वहाँ जगह दिलवा देता हूँ। मैंने जल्दी से कहा कि मुझ में हफ्ता देने की गुंजाइश नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, तुमने कभी पुण्य का शब्द सुना है। मैं हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखने लगा था। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ पुण्य का काम कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि भगवान मुझे और ज्यादा देगा और तुम भी मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना। मैं बहुत खुश हो गया था। फिर उस आदमी ने मुझे अपने अड्डे का एड्रेस समझाया तो मैं उसके साथ वहीं पर पहुंच गया था। उस बंदे ने मुझे अड्डे पर गाड़ी खड़ी करने की परमिशन दे दी थी और फिर मेरी उम्मीद से भी बढ़कर मेरी आमदनी शुरू हो गई थी। मैं शाम को पैसों से भरा वॉलेट लेकर घर वापस लौटा था। मैंने वह पैसे दीदी के हाथ पर रख दिए थे। दीदी बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सर को चूम लिया था। वह कहने लगी, मुझे यकीन था भगवान एक ना एक दिन हमारे दिन वापस कर देंगे। आज तुम काम कर रहे हो तो उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं भी बहुत खुश था। अब तो जैसे हमारी जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। हर रोज मुझे धड़ाधड़ सवारियां मिलने लगी थी और कमाई भी बहुत खूब होने लगी थी। मैंने थोड़े दिनों में ही मोहल्ले वालों की सारी कर्ज चुकता कर दिए थे। अपनी बहन के बेटे रेयान को भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। सब कुछ ठीक होने लगा था। अब मुझे एहसास होने लगा था, एक नरम दिल इंसान के पुण्य ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। मैंने भी ठान लिया था कि अगर मेरी जिंदगी में कभी कोई मोहताज और गरीब मेरे सामने आएगा तो मैं भी उसकी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि यह पुण्य ऐसी चीज होती है जो सामने वाले लोगों की जिंदगी बदल जाती है।
जिसकी वजह से यह दुनिया अभी तक अच्छे से चल रही है। मैंने घर में राशन भी डलवा दिया था, हर चीज की रेल पेल होने लगी थी। मैं सुबह का गया रात के 12 बजे घर लौटता था। दीदी और माँ बड़ी फिक्र किया करती थी। वह कहने लगी, सार्थक थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो, तुम बीमार हो जाओगे, थकावट तो होती होगी ना। मैं हंसकर नामे सर हिला देता और कहता, दीदी पैसा बहुत ताकतवर चीज है, मैंने इस पैसे के बगैर भी जिंदगी बिताकर देखी है। जिंदगी बहुत बुरी और फीकी सी होती है। अब जब हमारे पास सब कुछ है तो अब महसूस हुआ है कि पैसा जिंदगी बिताने के लिए बहुत जरूरी है और मैं उस चीज को हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है। मैं अपनी इस जिंदगी से खुश हूँ। दीदी मेरी बातें सुनकर हंस दिया करती थी। यूं अब घर में खुशियां ही खुशियां थी। एक रात बिजली चली गई तो हम सब नींद से जाग गए थे। मैं आंगन में आकर बैठ गया तो मेरा भांजा मेरे पास ही आकर बैठ गया था। वह कहने लगा, मामा अब आप अच्छा भला कमाने लगे हो तो आपसे यही कहूंगा कि अब आप इस घर की मरम्मत भी करवा लो, थोड़ा सा घर ठीक करवा दो। मेरा तो इस घर में दिल घबराता है। मेरे पापा का घर बहुत खूबसूरत और बड़ा था। मैंने अपने भांजे की बात सुनी तो मेरा दिल दुख गया था। उसके पापा का घर वाकई में बहुत खूबसूरत था, मगर विहान के पापा की मृत्यु के बाद वह दोनों माँ बेटे को घर से मनहूस कहकर निकाल दिया गया था और अब वह हमारे घर में ही रह रहे थे। हमारा घर पुराने जमाने का बना हुआ था, आजादी से पहले का घर था। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मेरे दादाजी के हिस्से में आ गया था। उसके बाद यह मेरे पापा को मिला। अब हम सभी इसी घर में रह रहे हैं। मेरे पापा ने उसकी मरम्मत नहीं करवाई थी क्योंकि घर में कभी इतने पैसे ही नहीं आए थे कि हम पेट भर खाना खाने के बाद कुछ बचा कर रखते और इस घर को ठीक करवाते। मैंने अपने भांजे के सर पर हाथ रखा और बोला कि तुम फिक्र ना करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बिजली के लिए तो मैं अभी इंतजाम करूंगा, मैं एक इन्वर्टर खरीद लूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा भांजा बहुत खुश हो गया था। थोड़े दिनों के कमाई के बाद मैंने एक छोटा सा इन्वर्टर ले लिया था जिससे 3 पंखे चल जाया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर एक सुबह मुझ पर ऐसी भी आई कि सब कुछ बदल कर रह गया था। मैं सुबह सवेरे टैक्सी लेकर घर से निकला तो देखा कि सड़क पर एक जवान लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वह सड़क पर तड़प रही थी। उसके इर्द गिर्द लोग भीड़ लगाकर खड़े थे, मगर कोई भी आगे बढ़कर नहीं आ रहा था। मुझे अफसोस हुआ, लोग तमाशा देख रहे थे मगर मदद नहीं कर रहे थे। मैंने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल लाया, जबकि लोग मुझे मना कर रहे थे कि यह पुलिस केस है। मैंने अपनी परवाह नहीं की। लड़की के पास जो चीज मौजूद थी उसके जरिए उसकी निशानी कर ली और उसके माँ बाप को भी अस्पताल बुलाया गया था। तब पता चला कि लड़की का बाप बहुत गरीब है और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था क्योंकि ऑपरेशन के लिए 7 लाख रुपए की जरूरत थी। लड़की का बाप एक आदमी के सामने हाथ जोड़ रहा था, मदद की अपील कर रहा था, मगर कोई भी उसे 7 लाख रुपए देने पर राजी नहीं था। वह आदमी कहने लगा, किसी भी पुण्य से मेरी बच्ची की जान बच सकती है, भगवान कोई मेरी मदद करे। पैसों का क्या है, यह तो आने जाने वाली है, मगर जिंदगी लौटकर वापस नहीं आती। मेरी मदद करो। मुझे खुद से किया हुआ वादा याद आ गया था जो मैंने अपने आप से किया था। जब भी किसी को मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर काम आऊंगा। मेरे पास 7 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए मैंने फौरन अपनी टैक्सी बेच दी और सारा पैसा उस लड़की के इलाज पर लगा दिया। उस लड़की का ऑपरेशन होने लगा था। मैं तभी उसके गरीब माँ बाप के साथ ही खड़ा रहा था। मैंने हर पल उसकी मदद की थी और साथ ही मैं उसकी हिम्मत भी बढ़ा रहा था और उनको दिलासा देता रहा। शाम के 7 बजे तक उस लड़की का ऑपरेशन पूरा हो चुका था और कामयाबी मिल गई थी। लड़की को होश आ गया था। उसके बाद मैंने लड़की के माँ बाप से घर जाने की परमिशन मांगी तो उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और बोला, तुझे इसका इनाम घर जाकर मिलेगा। मैं मुस्कुराकर अस्पताल से निकल गया था और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा था। मेरे लिए यही काफी था कि मुझे उन गरीब बेसहारों की दुआएं मिल गई थी। घर में राशन वगैरह तो मौजूद था, इसलिए मैंने टैक्सी बेचने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। मैंने सोचा कि जब तक घर में पड़ी चीज खत्म होने लगेगी तब तक मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा
और फिर उम्मीद भी थी कि उस बुजुर्ग की दुआएं काम आ जाएगी, भगवान मेरी मदद करेंगे। और रात गए, मैं जैसे ही घर के अंदर आया तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हर चीज बिखरी पड़ी थी, हर तरफ उखाड़ टुकड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान मेरे घर से होकर गया हो। जल्दी से घर में दाखिल हुआ तो मेरी बहन भागती हुई आकर मेरे गले लग गई थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैंने बोला, मुझे कुछ तो बताओ कि क्या हुआ है, यह सब किसने किया है। तब मेरी मम्मी कहने लगी, सार्थक, हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया है। ना जाने किसने पुलिस को झूठी खबर दे दी है कि हम नशे की बिजनेस करते हैं, इसलिए पुलिस हमारे घर में छापा मारने आई थी। उन्होंने घर की एक एक चीज को उखाड़कर तहस नहस कर दी है। साथ ही साथ जो तुमने राशन डलवाया था वह भी उठाकर ले गए, क्योंकि कह रहे थे कि हमने उसको भी चेक करना है, कहीं उसमें नशे की दवाई न छुपा रखी हो। उनकी बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया था। यह सब कैसे हो सकता था। मैंने देखा कि हमारे आंगन को उखाड़ा गया था। मेरा भांजा डरा सहमा सा बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और बोला कि बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मामा, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने पहले सब कुछ ठीक कर दिया था, अब भी वैसे ही कर दोगे। अब तो आपके पास टैक्सी भी है। मेरी मम्मी को अब अपना जेवर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। उस बच्चे को क्या मालूम था कि मैंने तो अपनी टैक्सी बेच दी। सबके चेहरे उतरे हुए थे, मगर फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि सार्थक सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था। मेरे दिमाग में दीदी का दिया हुआ आशीर्वाद घूमने लगा था। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं किसी के साथ पुण्य करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन उसका सिला मुझे क्या मिला था। जब मैं घर वापस आया तो मेरा घर ही उजड़ा हुआ था। रात यूं ही बीत गई थी। मैं सबको दिलासा देता रहा। सुबह जब मैं काम पर नहीं गया तो मम्मी कहने लगी, सार्थक, तुम काम पर जाओ। अगर काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे कहाँ से। अब तो हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही पकाने का कुछ साधन है। मैंने बोला, मम्मी, मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं लग रही है, हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं। तो मम्मी मुझे घूरकर देखने लगी। वह कहने लगी कि किसी ने हमारी पुलिस में शिकायत की थी और झूठा इल्जाम हम पर लगाया है। हमारे घर में यह सब कांड हुआ है। क्या हमने आंगन में नशे की चीज छुपा कर रखे हुए थे। मम्मी को बहलाने के लिए मैं घर से बाहर तो निकल गया था, मगर कहाँ से कुछ कमाता। शाम में जब खाली हाथ घर वापस आया तो सबके मुंह लटक गए थे। मेरा भांजा कहने लगा, मामा, मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ तो ले आते। मैं जल्दी से बाहर गया और मोहल्ले की दुकान से कुछ सौदा उधार ले आया था। दीदी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, सार्थक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुम मुझे परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा, दीदी, मैंने टैक्सी बेच दी है। मेरी बहन मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी और कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो, तुमने टैक्सी क्यों बेच दी। तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि किस तरह से एक लड़की मौत के मुंह में चली गई थी। उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अगर मैं इंतजाम ना करता तो वह जान से हाथ धो बैठती। दीदी चुपचाप मेरी तरफ देखती रह गई थी। वह मुझे कुछ कहना चाह रही थी मगर बोल नहीं पा रही थी। मम्मी आगे बढ़ी और कहने लगी, तुम्हारा पुण्य अब हमारा पेट भरेगा। सारी जिंदगी तो भूखे रहे, अब हाथ में 4 पैसे आने लगे तो तुम्हें पुण्य का बुखार चढ़ गया। मुझे यह बताओ कि आज तुम्हारे साथ किसने पुण्य की थी। तुम्हारी बहन ने ही अपने जेवर बेचे, तब जाकर घर के हालात ठीक हुए और तुमने उसे ही पुण्य की भेंट चढ़ा दी। मेरी बहन आगे बढ़ी और बोली, मम्मी, सार्थक ने अच्छा काम किया है, उसे कुछ मत कहो। मम्मी कहने लगी, अच्छा काम करने से हमें क्या मिलेगा। उसके अच्छे काम से 2 वक्त की रोटी मिलेगी क्या। उस लड़की का बाप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लेता। उसने हमारे पेट पर लात मारी है। मैं मम्मी की बात सुनकर रोने लगा था। मेरी बहन मुझे कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन के कहने के बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। सब कुछ पहले जैसा होने लगा था। हमारे घर में फिर से गरीबी और भूखमरी ने घेर लिया था। मम्मी सारा दिन बैठी मुझे बातें सुनाती रहती।
जबकि मेरा भांजा बहुत उदास रहता था। एक दिन वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मामा, क्या पुण्य बहुत बुरी चीज होती है? मैंने जल्दी से बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहने लगा, जिस दिन से आपने पुण्य किया है हमारे घर के हालात खराब हो गए हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है पुण्य का काम करना अच्छी बात नहीं होती। मैं उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर परीक्षाएं भी तो भगवान हमसे लेते रहते हैं। तुम यही समझो कि यह परीक्षाएं भगवान की तरफ से आई है, इसमें हमें पास होकर दिखाना है। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा भांजा उदास हो बैठा तो मैं कहा, जाओ तुम आंगन में जाकर खेलो। उसने कहा कि मामा, सारा आंगन टूटा पड़ा है तो मैं जहाँ खेलता हूँ पाँव मेरे जख्मी हो जाते हैं। मैंने बोला, तुम टूटे हुए आंगन के पास ही बैठकर खेलो, छोटे बच्चों को तो मिट्टी में खेलने का मजा ही कुछ और होता है। तुम भी मिट्टी में खेलो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। उसने कहा, ठीक है। वह इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया और मिट्टी में खेलने लगा, जबकि मैं बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा था कि पुण्य भी हर इंसान नहीं कर सकता। मुझे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मैं गाड़ी बेचकर गुजर बसर कहाँ से करूँगा। लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने उस लड़की के माँ बाप की शक्ल घूम गई थी। उसके चेहरे पर जो खुशी थी उसे महसूस करके मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। फिलहाल मेरा भांजा थोड़ी देर खेलने के बाद भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, मामा, आंगन में कोई चीज पड़ी हुई है। मैं तो बहुत हैरान हुआ और उसके साथ बाहर गया। उसने इशारा किया, आंगन के अंदर कोई चीज है। वह कहने लगा, मामा, किसी की लाश है क्या? उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। कहीं अब मेरे लिए कोई नई परीक्षाएं ना खड़ी हो जाए। अगर हमारे घर में कोई लाश निकल जाती तो क्या होता? मैं अपने भांजे के पीछे गया और हाथों से मिट्टी खोदने लगा। वहाँ एक लाल कपड़ा था। मैं जब काफी सारी मिट्टी खोद ली तो देखा एक छोटा सा कपड़ा था जिसके अंदर कुछ बंधा हुआ था। अब मैं डर भी रहा था कि मुझे इसे खोलना चाहिए या नहीं, मगर मैंने हिम्मत की और भगवान का नाम लेकर उस पोटली को खोल दिया था। यह देखकर तो मेरी आंखें चंदिया सी गई थी। उस पोटली में सोने के जेवर पड़े हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि सोने के सिक्के भी पड़े हुए थे। मैं जल्दी से चिल्लाया, मम्मी और दीदी, जल्दी से इधर आओ। जब उनकी नजर जेवर पर पड़ी तो वह भी हैरान रह गई थी। हमने सब कुछ खोजबीन किया तो पता चला कि यह जेवर जो पहले इस घर में रहते थे वह लोग जमीन के अंदर रखकर चले गए थे, जो बहुत दिनों से यहाँ पर दफन पड़े थे। ना जाने कब तक यूं ही और रहते, शायद सदियां ही बीत जाते। लेकिन अब यह हमारे हिस्से की दौलत थी। हम सबकी आंखों में आंसू थे। वह जेवर हमारे बहुत काम आए थे। हमारी जिंदगी एकदम बदल कर रह गई थी। हमारे हालात अच्छे हो गए थे। बहन के जेवर बेचे थे तो उसे भी नया बनवा दिया था। अपने भांजे को अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। हमने अब एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया था। मेरी बहन के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आ गया था। वह लड़का मेरे भांजे को भी पापा के रूप में पसंद था। बहन की राजामंदी से मम्मी ने यह रिश्ता तय कर दिया था। बहन शादी के बाद अपनी ससुराल चली गई। अब वह अपने घर में बहुत खुश है और मम्मी अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि सार्थक, हमारे जो हालात बदले हैं वह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अगर तुम पुण्य ना करते तो हम 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते रहते। तुमने अपनी मेहनत से बढ़कर पुण्य का काम किया है। भगवान ने हमें हमारी औकात से बढ़कर सब कुछ दे दिया है। वह किसी का भी उधार नहीं रखते हैं। किसी के साथ अगर पुण्य करो तो वह लौटकर वापस जरूर आता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैंने तो अपनी जिंदगी के अनुभव से यही सीखा है कि भगवान अपने भक्तों के साथ भला करने वालों को बहुत कुछ देते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।